सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और सवाल पूछने का तरीका एक बार आपको बता देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आप लगातार देख पाएंगे। इन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, काफी सारे न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट भी है, इवेंट्स भी है पिछले हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में भी कई सारे इवेंट्स हैं जिन पर नजर रहेगी। इन सबको देखते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या नजरिया बनाया जाए? गुड आफ्टरनून मानसी। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अभी डे लो के आसपास है सही, पर ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का सपोर्ट रेंज है। करंट लेवल से वापस बाइंग इमर्ज होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। निफ्टी के लिए भी मैंने बाइंग का ही स्ट्रेटेजी रखा है। 10,760 10,755 निफ्टी को खरीदारी करने का सलाह है। निफ्टी 10,740 के नीचे स्टॉप लगाएंगे, ये सब मैं स्पॉट लेवल दे रही हूँ। 740 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करने का सलाह होगा। 840 और 870 का टारगेट है। इंटरडे में अगर नहीं आता है तो मंडे तक ले जाइए, जरूर टारगेट अचीव हो जाएगा। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे यहाँ पे भी खरीदारी करने का ही सलाह देना पड़ेगा। 27,400 एक क्रिटिकल लेवल है, जब तक ये लेवल होल्ड होता है तब तक खरीदारी करने का सलाह होगा। 27,300 के नीचे स्टॉप लगाएंगे और टारगेट 27,600 से 27,700 का, ये भी इंटरडे में पॉसिबल है। अगर नहीं अचीव होता है तो मंडे तक जरूर लेके जाएंगे। दोनों में खरीदारी करने का सलाह मैं दे रही हूँ। ये तो इंडेक्स पर आपको स्ट्रैटेजी मिल गई है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलने की पूरी संभावना है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, इसलिए ध्यान रख के इसमें खरीदारी या पोजीशंस बनाइएगा और अगर लेवल्स अच्छे मिल रहे हैं तो फिर आगे भी लेकर जा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय चौधरी दिल्ली से जुड़े हुए। अजय नमस्कार, सवाल पूछे। नमस्कार मैम जी। हेलो जी अजय, बताएं। मैम मेरे पास आरईसी है 7,000 शेयर, 115 अराउंड 116 की खरीद है। ठीक है, तो इसका आगे फ्यूचर क्या है? और एक और छोटा सा सवाल है, सिमी जी का फेवरेट है जी, बताएं। सन फार्मा। ओके, तो सन फार्मा में आप एंट्री करना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है 1000 शेयर। ठीक है, 500 की रेट पे। चलिए दोनों ही काउंटर्स पर आपको राय दिलवा देते हैं। एक तो आरईसी से 7,000 शेयर्स की खरीद है 115 के लेवल्स पर, 123 फिलहाल देखने को मिल रही है। बड़ी मात्रा में इन्होंने खरीद की है, इसलिए अच्छा सा रिटर्न भी देख पा रहे हैं। और इसके अलावा सन फार्मा, इस काउंटर पर भी निवेश किया है इन्होंने और खास तौर से इस पर आपसे राय जानना चाहते हैं। आरईसी और सन फार्मा दोनों ही काउंटर्स पर इनके लिए राय क्या होगी? पहले सन फार्मा के बारे में बता दूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरा फेवरेट शेयर है और तभी मुझे लग रहा था कि शायद मेरे जैसे उन्होंने भी 500 के आसपास ही खरीद कर बैठा है। तो जो भी है, एक बॉटम बना के सन फार्मा रिकवरी मोड में है। अब ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद ये दोबारा मुड़ के नीचे नहीं जाएगा। अब नहीं जाता है तो आपका लेवल जरूर आएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, कंपनी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा डाउन साइड करेक्ट लेवल से देखने को मिलेगा। इनफैक्ट डिसेंट रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट 2 साल आप अपना पोर्टफोलियो में रखिए, आपको ये निराश नहीं करेगा। सन फार्मा मेरी तरफ से होल्ड है, मैं भी मेरा पोर्टफोलियो में होल्ड कर रही हूँ और 500 के ऊपर का ही मेरा खरीद है। और दूसरा आरईसी में स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और 125-127 का रेंज आगे जाके इसको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि मानसी इस रेंज को अगर एक क्रॉस करेगा तो इसमें एक लास्ट जुलाई से जो ट्रेंड है उस ट्रेंड का ब्रेकआउट होगा। रेंज जो है रेंज का ब्रेकआउट होगा 127 के ऊपर, और उस ब्रेकआउट का मतलब ये होगा कि इसमें ऊपर के दिशा में नेक्स्ट 15-20 रुपीज अपसाइड देखने को मिल सकता है। मतलब अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है अगर ये 125-127 का रेंज डिसाइसिवली ब्रीच करके आगे निकल जाता है तो। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जैसा स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिल रहा है ये जरूर क्रॉस करेगा। आप टाइम दीजिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए। अच्छा, तो इंतजार करना है। इससे भी एक बार सन फार्मा पर जरा स्टॉप लॉस आप सुझाएंगी? मानसी, सन फार्मा एकदम लोअर लेवल से आगे आ रहा है। मुझे लगता है कि सन फार्मा में जो बॉटम बना था, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का नजरिया मैंने दिया है 2 साल का, ये लॉन्ग टर्म का नजरिया से स्टॉप लॉस में सिर्फ ये कहूंगी कि जो रिसेंट लो इसने बनाया है 390 के आसपास 11 दिसंबर को इसने बनाया था, 400 के
आसपास मेजर सपोर्ट, ये क्रिटिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये 400 का सपोर्ट वापस टूटेगा ऐसा नहीं लग रहा है। उनको क्लोजिंग बेसिस पर 390 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है और 2 साल का टारगेट मेरे पास, मैं जो देख रही हूँ चार्ट, मुझे लग रहा है कि 550 से 650 का तो टारगेट उनको मतलब मिनिमम मिलना चाहिए। कोई भी डीप में फ्रेश चाहे तो आप थोड़ा सा एड ऑन भी कर सकते हैं स्टॉक को। चलिए, तो क्लियरली दोनों ही काउंटर्स पर पोजीशंस को बनाकर रखना है और स्टॉप लॉस भी आपके सामने। आपको स्टॉक एडिशन के बारे में भी सन फार्मा पर आप सोच सकते हैं। मजबूत काउंटर्स आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स की पूरी संभावना है। इनफैक्ट आपको आरईसी पर तो अच्छे रिटर्न्स मिल भी रहे हैं। पोजीशंस को बनाकर रखें। मंजुलिका हमारे साथ नागपुर से जुड़ी है। नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार सिमी जी, मेरा सवाल है आरसीएफ 61 पे 1000 इसका 1 ईयर का टारगेट क्या है? ठीक है, आपने 61 पे एंट्री किया? 59 और मे बी 61 में कोई भी एग्जिट याद नहीं है, उस टाइम में बाहर म्यूचुअल। ठीक है सिमी, 1 साल तक या अपने पोजीशंस को बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर आरसीएफ पर आपकी राय जानना चाहती है। 59 इनके एंट्री लेवल्स है, 65 फिलहाल यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, इस पर इनके लिए राय क्या होगी? मुझे तो लगता है, हाँ मुझे तो लग रहा है मानसी कि इसमें एक मेजर ब्रेकआउट आ रहा है और ये अभी बहुत ऊपर जा सकता है। अक्टूबर के महीने में एक बॉटम बना था। पूरा जो केमिकल सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, सब में ऐसा ही फॉर्मेशन है और आरसीएफ का चार्ट काफी स्ट्रांग है और लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा वॉल्यूम भी इसने पकड़ा है, अच्छा ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। 67 का लेवल होगा जो कि वॉच रखना पड़ेगा। अगर 67-68 का लेवल ये क्रॉस करके सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि उनको मिनिमम 72 से 75 का रेंज देखने को मिलेगा, वो भी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे उनको होल्ड करने का सलाह दूंगी। और अगर इनका नजरिया, जैसे उन्होंने कहा कि उनका नजरिया मतलब लंबी अवधि का है, मैं बहुत लंबी अवधि का नजरिया तो नहीं दे सकती, पर एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको 60 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। मिनिमम 75 का टारगेट आप रखिए, जो कि आपको नेक्स्ट 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 60 के नीचे का एक स्टॉप लॉस है आरसीएफ पर और आने वाले दिनों में यहाँ पर 75 तक के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकता है। 1 साल में इसके लिए 3 या 4 महीने इंतजार करना होगा आपको। सवाल ले लेते हैं मनीष शर्मा, छत्तीसगढ़ से इनका सवाल आया है। फ्यूचर कंज्यूमर पे इन्होंने निवेश किया है। सिमी, 200 शेयर्स की खरीद 55 के लेवल्स पर की है और फ्यूचर कंज्यूमर करंट मार्केट प्राइस 42 के करीब, यहाँ पर 1% के आसपास की गिरावट का रुझान आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। एक और काउंटर है अवंती फीड, यहाँ पर भी इन्होंने 15 शेयर्स की खरीद की है। इनके एंट्री लेवल्स अवंती फीड पर 485 के हैं। अवंती फीड 378 के स्तर फिलहाल दिखा रहा है। फ्यूचर कंज्यूमर और अवंती फीड दोनों पर इनके लिए राय क्या होगी? अगर चार्ट पूछेंगे मानसी तो दोनों का चार्ट बेहद खराब है। अवंती फीड्स एकदम डाउन ट्रेंड मेंटेन करता हुआ नीचे आ गया और ये जो डाउन ट्रेंड इसका चालू हुआ ये 2017 से है। 2017 अगस्त के महीने में ये 950 के आसपास हुआ करता था, अभी आधा हो चुका है, उससे भी नीचे आ चुका है। फिर भी इसमें जो ट्रेंड का जो डायरेक्शनल कोई चेंज नहीं आया, पर जो भी है कंपनी अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो शायद आपको अच्छा रिटर्न आगे देखने को मिल सकता है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आपको दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा पोजीशन में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जो रिसेंट लो इसने बनाया है लास्ट नवंबर में 333 का एक लो बनाया था, 330 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप बैठा रहिए। मुझे लगता है कि टाइम देने से ही आपको शायद अपना लेवल पर लेके जाएगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा बाउंस बैक शो करता है अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है और 330 का लेवल भी नहीं टूटता है, तो मुझे लगता है कि अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। पर टेक्निकली अभी भी ऐसा कोई फॉर्मेशन इसमें नहीं बना कि मैं आपको ऐड करने का सलाह दूं, तो एड ऑन का सजेशन नहीं है। फ्यूचर कंज्यूमर्स रहा सवाल, तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी मोमेंटम आया था वो अभी फिलहाल के लिए तो मतलब ओवर हो चुका है। अभी इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये वापस से डाउन हो चुका है। आपका नजरिया अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म का है तो आपको 40 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना पड़ेगा। अगर 40 का लेवल होल्ड हो गया तो आप समझिए कि आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उस बाउंस बैक में अगर आपको 45 से 50 के जोन में मिल जाएगा तो वो रैली यूज कीजिए एग्जिट करने के लिए। ठीक है, तो 45-40 के जोन अगर मिलते हैं फ्यूचर कंज्यूमर में तो यहाँ पर एग्जिट ही करने के बारे में सोचना है। दोनों ही शेयर जो आपने चुने हैं
हैं कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं है इनके चार्ट स्ट्रक्चर्स, लेकिन फिर भी सिमी की राय है अवंती फीड पर आप 330 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और अपने पोजीशन को फिलहाल बनाकर रखें। और इसके अलावा फ्यूचर कंज्यूमर में भी फिलहाल 40 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 45 के लेवल्स आए, इसका वेट है। अजीत सिंह का पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो मैम, नमस्कार जी जी अजीत जी अपना सवाल पूछें। मैम मेरे पास मैंने 2005 इंडस्ट्री के शेयर लिए थे, ठीक है, 144 पे 3 दिन पहले। तो उसमें वो उसका BTSTT लिया था मैंने उसके अगेंस्ट, लेकिन मेरा शेयर जो है ना वो मेरे को प्रॉफिट तो हुआ नहीं उसमें। नहीं, क्या करना चाहिए मुझे? जी फिलहाल आपको प्रॉफिट हो रहा है। 144 आपके एंट्री लेवल है, 153 यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। आगे चलकर एक तो लेट लिया ना थोड़ा सा, इसकी वजह से फिर मैंने वो निकाल दिए थे। चलिए तो आपको नजरिया बता देते हैं इस पर। प्राज इंडस्ट्रीज मेरे हाँ जी, BTSTT में मेरे को नेक्स्ट टाइम होल्ड करना चाहिए था या निकाल देना चाहिए था, ये प्लीज गाइड कर दीजिए सो दैट आगे से इसका ध्यान रखें। ठीक है सिमी, प्राज इंडस्ट्रीज इस पर राय क्या रहेगी? मानसी, प्राज इंडस्ट्रीज का जो BTST कॉल है वो मेरा ही था। कॉल जो था वो टीवी में मैंने ही दिया था, 138 के आसपास दिया था। उसी दिन ये 146 के आसपास क्लोज भी किया था। आज ये चल रहा है, आज 152-54 के आसपास हाई भी बन चुका है। और मैं आज दोबारा ये कॉल रिकमेंड करने जा रही हूँ जिसका टारगेट 170 से 180 का है। स्टॉप लॉस 135 के नीचे फॉलो करना पड़ेगा। देखिए एक बात है कि जब BTSTT कॉल होता है ना, इसमें हम लोग बहुत सोच समझ के देते हैं। और BTSTT का मतलब ये होता है कि बाय टुडे सेल आइदर टुडे और टुमारो। अगर सेम डे टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक खराब हो जाएगा। आपने इसीलिए शायद इसमें मतलब अपना कॉन्फिडेंस चला गया था और आप हो सकता है कि कल ही शायद आप एग्जिट कर गए थे, क्योंकि कल ये स्टॉक वीकनेस शो कर रहा था। मैं एक आपको बताऊं, इसका चार्ट देख के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उतना उस दिन कितना बड़ा था ये आप देख लीजिएगा। जब मैं ब्रेकआउट के बारे में कह रही थी कि 131 के आसपास ब्रेकआउट आया है, और वो ब्रेकआउट 2 साल का ब्रेकआउट था। टेक्निकली कोई भी शेयर में 2 साल का ब्रेकआउट, और वो भी विथ ह्यूज वॉल्यूम, कभी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। और उसमें जो एक दिन बहुत स्पाइक जो बार आ गया था, उसके बाद जो स्मॉल डिप कल ये दिखाया था, वो एक होता है क्योंकि नेकलाइन टेस्ट होता है। जब उस दिन मैंने जी में कह दिया था, व्यूअरशिप बहुत बढ़ गया जी का, ये आप लोगों को भी मालूम है। अब जी में बताने के साथ साथ ये स्टॉक चल भी गया था। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, उसमें उतना मोमेंटम नहीं रहता है, स्टॉक एक बार नेकलाइन को टेस्ट कर लेता है। अब नेकलाइन टेस्ट करके ये वापस आज देखिए रिज्यूम कर गया, स्ट्रेंथ एकदम पूरा रिगेन किया। जो भी मोमेंटम कल ये खोया था, आज ये वापस से स्ट्रांग हो गया। सुबह से ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मानसी, अभी मैंने आप लोगों का जो रिसर्च टीम है उनको मैंने आज के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए एक ही कॉल, मैंने 1-2 कॉल दिया है। प्राज इंडस्ट्रीज जो कि मैंने परसों दिया था, और एक बजाज कॉर्प, उसको भी मैंने वापस मैं देने जा रही हूँ, क्योंकि दोनों में मुझे ब्रेकआउट समझ में आ रहा है और दोनों चलेगा। करंट लेवल से भी अगर चाहे तो आप बाई कीजिए और थोड़ा सा हिम्मत रखिए। हो सकता है आपको क्वांटिटी आप कम लीजिए ताकि आपको स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सके, नहीं तो क्वांटिटी बढ़ा लेंगे तो ऐसे ही स्टॉप लॉस छोड़ के आपको निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वो कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं होगा। जब देखेंगे कि स्टॉक नीचे जा रहा है, आपको तब एग्जिट करना ही पड़ेगा। क्वांटिटी कम लीजिए और इसमें थोड़ा सा वेटेज दीजिए। ये जो स्टॉक हम लोग ब्रेकआउट का देते हैं ना, ये हमेशा चलता है। हो सकता है कि 2 दिन बाद चलेगा, पर ये चलता है। बिल्कुल।